तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। स्टोरी पर यंत्र पर जानकारी। कद्दू वर्गीय सब्जियों में समसामयिक कार्य। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई गेहूं की कटाई कंबाइन से करने लगे हैं, लेकिन उन किसानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है पशुओं के लिए भूसा की। इनकी इसी समस्या को देखते हुए हमारे कृषि अभियंताओं ने एक स्ट्रॉ रीपर यंत्र का निर्माण किया है, जिसका उपयोग करके पशुओं के लिए भूसा भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः स्ट्रॉ रीपर यंत्र कैसे काम करता है, इस यंत्र की कीमत कितनी है और इस पर शासन द्वारा कितना अनुदान है, इस बारे में समस्त जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। तो ये हमारा जो मशीन दिख रहा है ये हमारा स्ट्रॉ बेलर है। इसमें जो हमारे जो कंबाइन से काटते हैं, तो कंबाइन से हम लोग काटते हैं जो बाली के कुछ बाली जो गेहूं का होता है उसको हम लोग कंबाइन से काटते हैं, और जो बाकी का जो डंठल बच जाता है उसके लिए हम लोग स्ट्रॉ बेलर का यूज़ करते हैं, व्यवहार करते हैं। जो कंबाइन के कटने के बाद ये खेतों में चलता है, और ये खेत में चलता है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक रील लगा होता है। इसका जो कंपोनेंट की बात करें तो रील लगा होता है, और कटर बार यूनिट रहता है जिसमें कि ब्लेड, फिंगर ये लगा रहता है, और तीसरा हमारा जो है ऑगर लगा रहता है, एक बीच में ऑगर लगा रहता है, और बीच में जो हमारा चेफिंग यूनिट लगा रहता है, जो कि हमारा जो डंठल है उसको कट करके अंदर भेजता है, और वो फिर चेफ भूसा के फॉर्म में वो अंदर बनाता है। और एक पीछे की ओर एक लंबा सा पाइप लगा हुआ है जिससे कि हमारा जो भूसा बन करके वो पीछे की ओर फेंकता है। तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे या ट्रैक्टर का ट्रॉली लगा ले पीछे में है, और इस जो हमारा ये पाइप दिख रहा है उसको हम लोग ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाल देते हैं। उससे होता है कि वो जो बाहर की ओर निकलता है वो हमारा एक स्टोर होते जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि इसमें जो पावर मिलता है वो ट्रैक्टर के पीटीओ शाफ्ट से मिलता है। ट्रैक्टर के पीटीओ शाफ्ट पीछे में रहता है, उसमें हम लोग कपल कर देते हैं, लगा देते हैं, और इसमें ड्रॉवर से, ट्रैक्टर के ड्रॉवर से इसको अटैच कर देते हैं। तो उसको पावर मिलता है, वो जो हमारा है वो घुमाता है और शाफ्ट के द्वारा फिर जाता है, बेल्ट और पुल्ली के द्वारा चेफिंग यूनिट पावर जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो कैपेसिटी देखेंगे वो करीब 3 से 4 हेक्टेयर पर डे, यानी 8 घंटा के व्यवहार भूसा बना देता है, करीब 3 से 4 हेक्टेयर पर 8 घंटा के लिए। तो इसमें हम लोगों ने इसकी जो अगर हम लोग करते हैं तो बहुत ही बारीकी से भूसा को बनाता है। इसकी जो भूसा की साइज होती है करीब 20 से 22 मिलीमीटर का भूसा बनाता है, और ये काफ़ी अच्छा है। इससे अगर हम मजदूर की तुलना करें तो हम देखेंगे कि मजदूर की तुलना में अगर हम ये 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से अगर चलाते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि करीब 3 लीटर के घंटा खाता है, और 3 लीटर में जो हमारा ये काम करता है वो करीब मजदूर से अगर तुलना करें तो हमारा करीब 50 से 60% के आसपास बचत है।
और इसमें जो इसका रख रखाव भी बहुत ही आसान है। जैसे धान या गेहूँ कटने कंबाइन से काटने के बाद हम इसको व्यवहार किए और उसके बाद इसको हम ले जाकर शेड में रख देते हैं और जहाँ पे जो लुब्रिकेशन करना है, मोबिल ग्रीसिंग करना है, वहाँ पे लगा देते हैं और ब्लेड पे पूरा मोबिल जो या तो जला हुआ मोबिल जो रहता है बेकार मोबिल उसको लगा देते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। है कि ये ज़मीन से जो हमारा ज़मीन से अगर कटाई की बात करें, जो भूसा बनाने की बात करें, ज़मीन से करीब 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर से ये काटता है। इसका ब्लेड जो एकदम काफ़ी नीचे तक चलता है और उसके बाद जो मिट्टी पोर्शन रहता है, लेकिन मिट्टी के ऊपर जस्ट 1 से 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर से और काटता है और पूरा जो डंठल हमारा होता है उसको ये भूसा बना देता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके जो भूसा बनती है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, एक जैसा होता है और इसमें हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा मवेशी है वो अच्छी तरह से इसको फिट करते हैं इसमें। और इसकी जो इकोनॉमिक्स की बात अगर हम करते हैं तो इसमें करीब 50 से 60% तक की हमारा जो बचत है। और समय में अगर हम लेते कोई भी मैकेनाइजेशन करते हैं कि तो हम लोग देखते हैं कि समय की बात करते हैं, लेबर की बात, एनर्जी की बात करते हैं और पैसा की बात करते हैं। तो पैसा के मामला में हम देखें तो इसमें 50 से 60% तक की बचत है और समय देखें तो समय आपका 75% बचत है। जितना हम अगर 1 हेक्टेयर में लेबर लगाते हैं अगर कटनी के लिए तो करीब अगर हम देखें कि 1 हेक्टेयर में करीब 30 से 40 लेबर का अगर उपयोग करते हैं तो हमारा 1 हेक्टेयर करीब 1 दिन में काटता है। तो इससे हम लोग देखेंगे कि अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो ये हम 1 से 1.5 घंटा में करीब 1 हेक्टेयर का भूसा अच्छी तरह कट कर करके और बना देता है। स्ट्रॉ बेलर की बात करते हैं तो उसकी मूल्य लगभग अभी के समय में करीब 3 से 3.5 लाख के आसपास आता है। और ये अगर कोई भी कृषि यंत्र की जानकारी के बारे में अगर आप जानना चाहें तो हमारे कृषि यंत्र विभाग उसमें आप वहां से किसी भी यंत्र का जानकारी लिया जा सकता है। हमारे प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने कद्दू वर्गीय सब्जी फसलों के अंतर्गत लौकी, नेनुआ, खरबूज, तरबूज की फसल लगा रखी है वो इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होंगी और इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ कीट व रोगों से फसल को बचाना आवश्यक होता है। अतः किसान भाइयों, आप कद्दू वर्गीय सब्जी की फसलों में कौन कौन से कार्यों को संपादित करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर यशपाल सिंह। अभी हम किसान के खेत पर खड़े हैं जिसमें लौकी, तुरई, खीरा और करेला आदि फसल इन्होंने लगाई हुई हैं। इसमें जैसा भी बात कर रहे थे, सिंचाई जो आप करते हैं उसका बड़ा रोल है इसमें ना, कि जब आप फूल आ रहे हैं उस समय ज़्यादा पानी यदि देते हैं तो उससे भी समस्या होती है, उसमें फफूंद डेवलप हो जाती है, डबल पानी यदि ज़्यादा पानी लगाते हैं। पहली समस्या इन्होंने बताई कि फल छोटा सा बनता है और गिर जाता है, वो नीचे चू जाता है फल, इनकी भाषा में कहते हैं कि वो छोटा सा फल बना और गिर जाता है और बहुत मात्रा में इससे नुकसान होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको एक फफूंदी नाशक जो हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक रसायन है उसकी 30 ग्राम मात्रा 1 टंकी पानी, 1 टंकी से मतलब जो 16 लीटर का आपकी टंकी है उसमें 30 ग्राम आप घोल के उसका आप स्प्रे करें। कब स्प्रे करें? जब फूल आपके बन रहे हैं उसी समय आप उसका स्प्रे कर दें, तो उससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी, उसमें फल गिरने की समस्या कम होगी। दूसरी समस्या इन्होंने बताई कि जो कीट है, पत्तियां काटने वाले हैं, वो पत्तियां खा जाते हैं जिससे पत्तियां को नुकसान होता है, तो पौधे की बढ़वार रुकती है और उत्पादन भी उससे प्रभावित होता है। तो ये आपका रेड पंपकिन बीटल लाल रंग का एक कीड़ा होता है जो काफ़ी तेज़ पत्तियों को खाता है और बहुत नुकसान पहुंचाता है, पौधे को बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको मेलाथियान 30 ml प्रति टंकी की दर से घोल बना के आप उसका खेत में स्प्रे कर दें, छिड़काव कर दें। छिड़काव करते समय सावधानी रखें कि शाम के समय स्प्रे करें और खेत में थोड़ा हल्की नमी है उस समय। इसके अलावा किसान भाई अभी बता रहे थे कि जो फल हैं तुरई में और लौकी में वो तिरछे हो जाते हैं, काने पड़ जाते हैं, उसमें सुराख हो जाता है। इसके लिए एक फल मक्खी जिम्मेदार होती है, जो जब फल छोटी अवस्था में होता है
बिल्कुल नरम होता है, वो बहुत उसकी त्वचा मुलायम होती है, उसी समय मक्खी आती है, उसमें डंक मारती है और वहीं से पौधे क्या वो तिरछा हो जाता है और वहाँ पे वो गलन शुरू हो जाती है, वो अपने अंडे उसमें दे देती है, वहाँ पे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं इसके अंदर ना। ये जो कद्दू वर्गीय सारी सब्जियां हैं सभी में नुकसान करती है, करेला है, चाहे तुरई है, चाहे लौकी है, इनमें मुख्य रूप से नुकसान करती है। तो इसके लिए किसान भाई मार्शल नामक एक कीटनाशी है, उसका 30 ml मात्रा एक टंकी में घोल बना के उसका आप छिड़काव करें तो उससे काफ़ी हद तक आपको निजात मिलेगी। इसके अलावा और समस्या आती है कि कई बार पत्तियों की निचली सतह पर, चाहे तुरई है चाहे आपका लौकी है, उसकी सफ़ेद पाउडर जैसा चूर्ण, सफ़ेद चूर्ण जैसा बनता है और वो पत्ती धीरे धीरे पहले भूरी पड़ती है, उसके बाद फिर वो सूख जाती है और पत्ती गिर जाती है, हाँ, और पौधा एक तरह से मर जाता है। तो इसके लिए आप यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हल्की है तो सल्फ़र युक्त आप किसी फफूंदीनाशक का सल्फ़र आप स्प्रे करते हैं, उसमें आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो उसका आप छिड़काव कर दें तो इस बीमारी से पूरी तरह से निजात मिल जाती है और आपकी फसल स्वस्थ होगी, अच्छा उत्पादन होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। पोर्टेबल हैचरी यंत्र पर जानकारी। जब मॉडर्न होगा मोबाइल तो कैसे ना हो मॉडर्न स्टाइल। एक बटन दबाया, मनचाहा फोटो पाया, क्या पहना क्या खाया सेकंड्स में दुनिया को बताया। व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप पूछते हैं, किसी से मिलने का टाइम नहीं तो फेस टाइम करते हैं। गाना तो गाना, पूरी फिल्म देख ली घर बैठकर। दिन के 24 घंटे में 25 काम करते हैं मोबाइल पर, लेकिन सारा स्टाइल फुस, फौरन फुस। अगर नहीं है अपने शहर की खबर, मिटाओ अपने शहर से कम्युनिकेशन गैप, डाउनलोड करो न्यूज 18 का मोबाइल ऐप। मोबाइल पर न्यूज 18 मतलब स्टाइल एकदम बेहतरीन। मैं हर पल हर जगह हूं, जब भी समय मिली करवट मैं वहीं था। आने वाली सरकार जब भी कोई दौर गुजरा है मैं वहीं था। आंखों में किसी के गम थे, चाहे चेहरों पर किसी के खुशी, तब भी मैं वहीं था। कैसे भी हालात रहे हों, बिना खौफ हम डटे रहे। मैं हर पल हर खबर में हूं, पूरी सच्चाई और लगन के साथ। ईटीवी न्यूज, खबर ही जीवन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में लघु व सीमांत कृषकों की संख्या अधिक है, जो कि अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चलाने के लिए कृषि के साथ कृषि सह व्यवसायों के अपनाए हुए हैं। इन्हीं कृषि सह व्यवसायों में बैकयार्ड मुर्गी पालन भी शामिल है, जिनके चूजों को प्राप्त करने हेतु हमारे कृषक बड़े बड़े हेचरी फार्मों पर निर्भर रहते हैं। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने सोलर पोर्टेबल हेचरी का निर्माण किया है, जिससे कृषक स्वयं ही इस मशीन की सहायता से छोटे स्तर पर अंडों की हेचिंग कर चूजे प्राप्त कर सकते हैं। अतः सोलर पोर्टेबल हेचरी के विस्तार की जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश बारी। जो मुर्गी पालन करने वाले किसान भाई है, उनके लिए एक बैकयार्ड पोल्ट्री बड़े पैमाने पे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी बैकयार्ड पोल्ट्री को बढ़ावा देने के लिए के सामने जो दिख रहा है, ये एक सोलर बेस्ड एक पोर्टेबल हैचरी है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसकी कुछ मैं खासियत आपको बताता हूँ। जैसे ये जो हैचरी है,
3 वे सिस्टम है। ये जो सप्लाई दिख रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है, और जो ये दूसरा दिख रहा है ये सोलर बेस्ड, और साथ में एक बैटरी का बैकअप यहाँ पे दिया गया है। ये बैटरी 12 वोल्ट और 22 एम्पेयर की है। जैसे बारिश का मौसम है उस वक्त अगर सोलर में अगर सनशाइन कम हो तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ये जो सिस्टम ऐसा बना है 3 वे वाला। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास पर्याप्त हो तो उसके ऊपर ये जो बैटरी दिख रही है ये अच्छे से चार्ज हो सकती है। इसमें ये जो आपको 2 रीडिंग दिख रहे हैं ये आपको बताता हूँ, ये एक टेम्परेचर का है, ये दिख रहा है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये जो दिख रहा है ये ह्यूमिडिटी है, यानी ये आर्द्रता कितनी है इस मौसम में, वाटर वेपर कितना है, इसका ये परसेंट ये बताता है। इस मशीन में हमने यहाँ पे कुछ अंडे रखे हैं, ये हमारे पास कड़कनाथ के अंडे हैं यहाँ पे। तो ये इस मशीन में लगभग 40 अंडे यहाँ पे रखे गए हैं। तो 40 अंडे तो रखे, और साथ में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हीट के सेंसर है और ह्यूमिडिटी का सेंसर है। हीट का सेंसर टेम्परेचर हमें बता रहा है, ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर बता रहा है कि यहाँ का जो मौसम है मीन्स अंदर का उसमें वाटर वेपर कितना है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हीटर है, ये फैन के सामने हीटर लगा है, ये हीटर गर्म होता है और ये जो फैन है उस गर्म हुई हवा को सर्कुलेट करने में मदद करता है। अगर आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अंडे यहाँ पे रखे हैं ये कांच के ऊपर रखे हैं, और ये जो पूरा सरफेस है ये रफ है। इस अंडों को हमें मैनुअल टर्निंग करना पड़ता है। मैनुअल टर्निंग मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं। यहाँ पे एक नॉब रखा है मशीन का, उस नॉब को आपको धीरे से आगे पीछे करना पड़ता है, धीरे से बाहर खींच रहा हूँ तो इससे क्या है अंडे टर्न होने में मदद मिलती है। और ये बल्कि ये अंडे रखे गए रफ सरफेस पे तो ये अच्छे से उस पर टर्न हो सकते हैं। हमें पूरे दिन में लगभग 24 घंटों में 4 से 5 बार इसे टर्न करना पड़ता है। और साथ में ये जो अंदर का जो एक मौसम बनाया गया है ये आर्टिफिशियल तो है लेकिन ये बनाया गया है पूरे बॉडी जैसा। अगर हम इसमें अंडे रख देते हैं तो लगभग 21 दिन के बाद इससे चूजे निकलते हैं। 21 दिन के बाद इससे जब चूजे निकलेंगे तो उसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे टेम्परेचर तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट रख दिया लगभग 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और साथ में जैसे साइड में जो ह्यूमिडिटी थी उसे हमें थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। जैसे शुरुआत के जो 18 दिन होती है तो उन 18 दिनों में लगभग 86 to 88% इतनी ह्यूमिडिटी हमें रखनी पड़ती है। और आखिरी के जो 3 दिन होते हैं 19, 20 और 21 दिन, तो आखिरी के 3 दिनों में जो वो ह्यूमिडिटी रहती है वो हमें 93 तक करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम ह्यूमिडिटी आखिरी के वक्त नहीं बढ़ाएंगे तो उससे चूजे बाहर अंडों से बाहर निकलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए कि आखिरी के जो दिन है 3 दिन इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल हम कैसे करें आपको ये बताता हूँ कि ये यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए हमने रखा है। ये यहाँ से एयर पास होता है और यहाँ से निकलता है। जैसे कि इसमें एम्ब्रियो इसमें बढ़ रहा है तो उसके लिए वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी रहता है। अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में तो इसकी हैचेबिलिटी कम हो जाती है। अगर CO2 भी इसमें बढ़ गया, अगर 5% भी हो गया तो हैचेबिलिटी पूरी 0 हो जाती है। इसलिए ये क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ पे रखा गया। और साथ में आपको बताता हूँ कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसमें हमें पानी डालना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारी ह्यूमिडिटी कम हो गई तो हम ऐसा टिल्ट करके इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं और एयर की सर्कुलेशन थ्रू वो ह्यूमिडिटी धीरे धीरे बढ़ सकती है। कमर्शियल हैचरी में अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत हाई होती है। जैसे अगर बड़ी हैचरी हो तो मीन्स 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर ही उसकी कॉस्टिंग हो जाती है। तो ये तो एक सिंपल है, पोर्टेबल है, कहाँ पे भी ले जा सकते हैं। जैसे इसके अगर हम फायदे देखें, एक बार हमने 40 अंडे इसमें रख दिए तो 21 दिन के बाद इससे चूजे निकलेंगे। और अगर हम 1 साल का ये थोड़ा हिसाब देखते हैं तो 17 बैचेस इससे निकल सकते हैं। लेकिन हम थोड़े कम करके अगर 16 भी बैचेस इसमें कंसीडर करते हैं और लगभग एक बार 40 अंडे रखने के बाद लगभग 640
चूजे इससे निकल सकते हैं। और अगर हमारी मॉनिटरिंग इसमें भी प्रॉपर रही तो इसमें हैचेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 100% भी मिलता है, और थोड़ी पुअर रही तो इसमें 80% तक मिलता है। ये जैसे अभी हमारे पास कड़कनाथ का स्टॉक था अंडों का, इसलिए हमने कड़कनाथ के रखे। इसमें अन्य जो देशी है और मिस विलायती भी हो, उनके अंडे भी हैच हो सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम बतख का भी रखेंगे तो 28 दिन में वो हैच आउट हो सकता है। अगर क्वेल का रखेंगे, बटेर का, तो वो भी लगभग 17 दिन में हैच आउट हो सकता है। प्रोजेक्ट था ना, ये कृषि केवीके और आत्मा कन्वर्जेंस का एक नवाचार का ये प्रोजेक्ट था, और जैसे कि उसके तहत ये एक स्मॉल पोर्टेबल हैचरी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। इसकी जैसे मैं आपको बता तो इसकी जो लागत है, इसकी 30,000 कॉस्ट है, और साथ में इस पे जो बैटरी है वो लगभग 2800 रुपये की है, 12 वोल्ट और 22 एम्पियर की। अगर हम इसमें 40 अंडे रखते हैं, 80% भी हैचेबिलिटी इसमें कंसीडर करते हैं, तो लगभग 32 चूजे इससे निकल सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खीरा वर्गीय फसलों में चूड़ेल फफूंदी नामक बीमारी से बचाव के लिए 0.06% कैराथियान नामक दवा का छिड़काव करें। लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा में लाल भ्रंग कीट के बचाव हेतु डाइक्लोरोबॉस 76 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट के प्रबंधन हेतु इथियान 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। बैगन एवं टमाटर की फसल को तना एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पेनोसेड 48 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति 4 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कीट नियंत्रण हेतु गन्ना की वसंतकालीन फसल में फफूंदनाशक एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें। खरपतवार एवं कीट नियंत्रण हेतु पड़ती खेत में ग्रीष्मकालीन जुताई करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें। दुधारू पशुओं को नियमित रूप से दाने के साथ कैल्शियम भी खिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम पिंडरा, जिला मधुबनी के कृषक अमर कुमार जी, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पपीते की नर्सरी तैयार करने की विधि पर जानकारी चाहते हैं। तो अमर जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले हम पपीते के लिए ये आसपास का क्षेत्र देख करके ये चयन करते हैं कि हमें कौन सी किस्म के पौधे तैयार करने हैं। बहुत सारी किस्में पपीते के अंदर आप देखेंगे, बाजार में जाएंगे तो उसमें मैं बताऊं आपको महत्वपूर्ण किस्में, जिनमें रेड लेडी 786, ये ताइवान का हाइब्रिड है। इसके पौधों की परफॉर्मेंस अभी काफी अच्छी है, और इसमें उभयलिंगी पौधे होते हैं, मतलब नर और मादा दोनों एक साथ रहते हैं। दूसरी प्रकार की किस्में आती है जो देसी होती है, जिसमें अच्छे गुणों वाली किस्म जैसे कुर्ग हनीड्यू, इसमें भी फलों का आकार बहुत अच्छा होता है, और इसमें नर मादा जो है वो भी एक ही पौधे के ऊपर होते हैं। इसी के हिसाब से दूसरा जो पूसा नन्ना के पौधे चाहिए, किसी को कोयम्बटूर 1 के चाहिए,
2 के चाहिए या सिलेक्शन के चाहिए, तो वो अलग अलग किस्मों के पौधे हम लोग तैयार करते हैं। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग बीज को उपचारित करते हैं और 1 किलोग्राम बीज के लिए लगभग 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बीज उपचार करने के बाद में इसको हम पहले प्रो ट्रे के अंदर या फिर जो क्यारियां बनी हुई होती है उन क्यारियों के अंदर हम बुआई करते हैं। बुआई करने के लिए हम जो मीडिया काम में लेते हैं उसमें थैली के अंदर जो मीडिया होता है वो लगभग 1 भाग जो है कंपोस्ट होती है, दूसरा भाग जो होता है वो बालू मिट्टी का होता है और तीसरा जो भाग होता है वो तालाब की मिट्टी या काली मिट्टी का इस्तेमाल हम करते हैं। लगभग 4x6 सेंटीमीटर की थैलियों का इस्तेमाल करते हैं और ऊपर का जो 2 सेंटीमीटर हिस्सा होता है उसको आधा कोकोपीट और आधा हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का लेकर के उसको मिला करके हम उसको भरते हैं। ऊपर के 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर डेप्थ का छेद बना करके उसमें हम बीज की बुआई करते हैं। बीज लगाते समय कुछ सावधानियां रखनी बहुत ही आवश्यक होती है। पपीते का बीज जो लगाएं उसकी डेप्थ जो है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बीजों के ऊपर किसी प्रकार का मिट्टी का प्रेशर नहीं होना चाहिए ताकि वो बहुत आसानी से बीज बाहर निकल सके। बीज बुआई के बाद में उसमें पानी देते हैं और लगभग बारिश के मौसम में 8 से 10 दिन के अंदर बीजों का अंकुरण होता है। अंकुरण के तुरंत बाद में पौधे में जैसे ही बढ़वार शुरू होती है उस समय कई बार मीडिया अगर अच्छा नहीं होता है तो उसमें तना गलन की बीमारी लग जाती है। अगर इस प्रकार की समस्या आने लगती है तो इसमें थैली में जो छेद हमने बनाए हैं या बनाते हैं उन छेदों को वापस क्लोगिंग ठीक करके उनमें से जल निकास की व्यवस्था बिठाते हैं। साथ साथ में डाइथेन M45 से पौधों को ड्रेंच करते हैं तो इस बीमारी से आसानी से रोकथाम की जाती है। इसी के साथ साथ में एक चीज और हम ध्यान में रखते हैं कि पपीते के पौध को एक थैली से दूसरी थैली या क्यारी से थैली में ट्रांसफर करने का कार्य भी हमारे द्वारा किया जाता है। यहाँ पे उसको हार्डनिंग बोलते हैं। नर्सरी में पौधे तैयार करने के अलावा दूसरा एक और विधि है जो प्रो ट्रे के अंदर हम पौधे तैयार करते हैं। इसमें छोटी छोटी ट्रे होती है और उनके अंदर कोकोपीट और जो रेशा होता है उस रेशे का मिक्सचर एक निश्चित अनुपात में डाल करके उसमें हम बीज डालते हैं और जैसे ही 15 दिन का पौधा तैयार होता है उसको हम की थैली में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें थोड़ा समय कम लगता है और बीमारी लगने के चांस कम रहते हैं और पौधा भी अच्छा स्वस्थ तैयार होता है। इसी के साथ साथ में जो क्यारी विधि से जो तैयार करते हैं उसके अंदर पौधा की जड़ों का विकास बहुत ही जल्दी होता है, बड़ी हो जाती है, पर इसको जैसे ही ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो जड़ें के टूटने का डर ज्यादा रहता है। तो उससे बढ़िया यही होता है कि हम प्रो ट्रे के अंदर पौधा तैयार करें। और इसमें ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि क्यारी में या जो भी थैली है या जहाँ पे भी हमने पौध तैयार किए वहाँ पानी भरने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। इसमें पानी भरने से बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, पौधा कमजोर हो जाता है, तना गलन की बीमारी लग जाती है। पपीते की नर्सरी तैयार करने में एक विशेष बात आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो मीडिया आप तैयार कर रहे हैं या जहाँ से भी आप मीडिया मिक्स कर रहे हैं उसको उपयोग में लेने से पहले आप ये देखें कि उसका पीएच मान 7 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। ज़्यादा पीएच मान वाले मीडिया को इस्तेमाल लेने से उसमें बीजों की जर्मिनेशन क्षमता कम हो जाती है और साथ में जो पानी आप काम में ले रहे हैं उसकी ईसी जो है वो 1 से कम होनी चाहिए, पीएच जो है वो 7 के आसपास होनी चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में जो बीजों के ऊपर पानी आप दे रहे हैं वो हमेशा झारे से देना चाहिए, कभी भी क्यारी में पानी भरना नहीं चाहिए। झारे से उसी अनुसार सुबह शाम दोनों टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी दें, बार बार पानी दें और नर्सरी अवस्था में खुली रोशनी के अंदर पौधों को नहीं आने दें। और इस अवस्था में एक और बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें किसी भी प्रकार की कीट नर्सरी के अंदर नहीं होने चाहिए। कीटनाशी और फफूंदनाशी दवाइयों का स्प्रे करके उसको जीवाणु कीटाणु मुक्त रखें ताकि प्रारंभिक अवस्था में पौधे में किसी भी प्रकार के कीट और बीमारियां नहीं लगें। इस प्रकार से हम जो है पपीते की पौध तैयार कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में झरबेरा की वैज्ञानिक विधि से खेती भाग 1। भिंडी की फसल में कीट व रोग नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए सदा संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।
तो अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल इसी समय आपसे फिर से मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।